हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईएम के एजुकेशन क्लास पर। फ्रेंड्स, तो हम लेके आ गए हैं फिर से यूनिट 3। और यूनिट 3 में आज हम पढ़ने वाले हैं कार्ल रोजर्स का फ्रेंड्स व्यक्तित्व का सामर्थ्यिक या स्व सिद्धांत। तो इससे पहले हमने फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पढ़ लिया था और रक्षात्मक युक्तियाँ पढ़ी थी कल के वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे कार्ल रोजर्स का व्यक्तित्व संबंधी सिद्धांत क्या है। फ्रेंड्स, यूनिट 3 इस समय हम पढ़ते हैं और आज जो है यूनिट 1 की जो है वीडियो नहीं ला पाए थे फ्रेंड्स। तो यूनिट 3 की कार्ल रोजर्स का सिद्धांत आज हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो आपको बता दें, जो लोग हमारे चैनल पर फ्रेंड्स नए होते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपको बहुत कुछ अच्छा एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से हमारे चैनल पर कंप्लीट एजुकेशन सब्जेक्ट का सीखने को मिलेगा फ्रेंड्स। तो देखिए क्या है कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब फ्रेंड्स। और जिनके पास एजुकेशन सब्जेक्ट यूजीसी नेट के लिए पेपर 2 है, तो वो एकदम अच्छी तरीके से हमारे साथ जुड़ के थ्योरी पढ़ सकते हैं। तो क्या है फ्रेंड्स, देखिए रोजर्स का सिद्धांत। रोजर्स के व्यक्तित्व सिद्धांत को आत्म सिद्धांत या व्यक्ति केंद्रीय लिखा, व्यक्ति केंद्रित या केंद्रीय कहिए सिद्धांत भी कहा जाता है। अगर रोजर्स का सिद्धांत नहीं लिखा होता, देखिए यूजीसी नेट में वैसे भी लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, कहीं मैचिंग में दे दिया, कहीं किसी प्रकार से, तो ये आपको मालूम होना चाहिए इसको क्या कहते हैं, आत्म सिद्धांत या व्यक्ति केंद्रित सिद्धांत भी कहते हैं। उसके बाद देखिए क्या है कि इस सिद्धांत को क्या है कि 3 प्रमुख भागों में बांटा गया। देखिए कौन कौन से 3 प्रमुख भाग। देखिए प्राणी में रोजर्स ने बताया, देखिए प्राणी को क्या माना है। रोजर्स के अनुसार प्राणी ऐसा दैहिक जीव है, ऐसा जो है क्या है, दैहिक जीव है जो क्या करता है, दैनिक, फ्रेंड्स लिख गया इसमें, ये हाँ होना चाहिए यहाँ पे, भाई हम कह रहे क्या। तो रोजर्स के अनुसार प्राणी एक ऐसा दैहिक जीव है, मतलब जो शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों ही तरह से कार्य करता है। तो इन्होंने क्या माना है अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में कि प्राणी ये 3 जो तत्व माने उनके अंदर पहला माना है प्राणी। तो प्राणी एक व्यक्ति को ही समझ लीजिए कि क्या है, इन्होंने प्राणी किसको कहा है कि ऐसा दैहिक जीव है, मतलब एक शारीरिक शरीर जिसका है बना हुआ, एक तरीके से मनुष्य समझ लीजिए, और जिसमें क्या होता है उसका शरीर भी और मनोवैज्ञानिक दोनों ही तरह से वो कार्य करता है। शरीर से भी मनुष्य कर सकता है और मानसिक रूप से भी। तो ये है प्राणी इनके अनुसार। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला देखिए आत्मन। देखिए फ्रेंड्स, प्राणी आत्मन। तो देखिए रोजर्स का व्यक्तित्व सिद्धांत का यह सबसे महत्वपूर्ण संप्रत्यय है, क्या, आत्मन। ये जो है इनके सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। धीरे धीरे क्या होता है, देखिए अनुभव के आधार पर प्रासंगिक क्षेत्र हो जाता है। देखिए इस भाग को ही रोजर्स ने आत्मन की संज्ञा दी है। ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है, जैसे ही व्यक्ति जो है अनुभव करता जाता है, वो जो है प्रासंगिक क्षेत्र एकदम अनुभव में आ जाता है, और इसी को क्या कहते हैं, रोजर्स आत्मन कहते हैं। आत्मन का विकास शैशवावस्था में होता है। कैसे, देखिए जब शिशु की अनुभूतियों का एक अंश या भाग अधिक मूर्त रूप प्राप्त करने लगता है, मतलब जैसे छोटा बच्चा होता है शिशु, तो क्या होता है, वो उसकी अनुभूतियाँ जो भी अनुभव करता है उसका एक अंश या भाग क्या होता है, मूर्त रूप प्राप्त करने लगता है। मतलब जैसे कि चीज़ कोई सामने देखता है तो उसके बारे में वो जानने लगता है, वही मूर्त होता है। अमूर्त क्या, जब वो प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं है उसके बारे में भी जानना, तो क्या है, मूर्त रूप प्राप्त करने लगता है। और मैं या तुझको के रूप में धीरे धीरे विशिष्ट होने लगता है, मतलब मैं, तुझको, हम, ये सब जानने लगता है बच्चा। तो ये चीज़ है आत्मन इनके अनुसार। उसके बाद आत्मन के भी 2 उपतंत्र हैं। वो उपतंत्र देखिए आत्मन के कौन कौन से बताए हैं। आत्मन के 2 उपतंत्र देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि आत्म संप्रत्यय क्या होता है रोजर्स के अनुसार। देखिए इसका तात्पर्य व्यक्ति के उन सभी पहलुओं एवं अनुभूतियों से होता है जिससे व्यक्ति अवगत होता है, हालांकि इसका प्रत्यक्षण हमेशा सही नहीं होता है। तो आत्म संप्रत्यय क्या है कि जैसे इसका तात्पर्य ऐसे पहलुओं से होता है या अनुभूतियों से, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसा
इस देखिए व्यक्ति के मतलब कुछ कर्तव्य या कुछ ऐसी उसकी मानसिकता है, उसका सोच है, उसकी अनुभूति है, वैसा ऐसा सोच रहा है, तो क्या होता है जिससे व्यक्ति अवगत होता है, वो जानता है कि ये ऐसा ऐसा है, वैसा होना चाहिए। लेकिन होता क्या, हालांकि इसका प्रत्यक्षण हमेशा सही नहीं होता, लेकिन जैसा व्यक्ति सोच रहा है कि ऐसी बात है, ऐसा होना चाहिए, तो हालांकि वो सब क्या होता है, ज़रूरी नहीं है वो सही हो। हम हमेशा जितना मनुष्य सोचता है कि ऐसा काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जो भी डिसीजन लेता है वो ज़रूरी नहीं है सही, ये सारी चीज़ें सही नहीं होती। तो ये क्या है, आत्म संप्रत्यय। आत्म संप्रत्यय। दूसरा देखिए क्या है, उपतंत्र आदर्श आत्मन। ये क्या है, देखिए इससे तात्पर्य अपने बारे में विकसित की गई एक ऐसी छवि से होता है जिसे वह आदर्श मानता है। अर्थात आदर्श आत्मन में वे सभी गुण आते हैं जो प्रायः धनात्मक होते हैं। देखिए ये इसका अपोजिट हो गया। कैसे, देखिए इसमें क्या होता है, जितना जो भी व्यक्ति में गुण है या कुछ करना चाहता है, वो ज़रूरी नहीं है वो सही है, वो सिर्फ सोच रहा है, उसको लग रहा है कि ये सही है, ऐसा ऐसा होना चाहिए, पर ज़रूरी नहीं ऐसा सही हो। लेकिन आदर्श आत्मन में, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है आदर्श, तो इसमें क्या होता है, इसमें देखिए तात्पर्य अपने बारे में विकसित की गई ऐसी छवि। व्यक्ति जो है अपने बारे में कुछ सोचता है जिसे वो आदर्श मानता है। अर्थात आदर्श आत्मन में वे सभी चीज़ें, ऐसी ही चीज़ें सिर्फ होंगी जो प्राय धनात्मक होती, मतलब नेगेटिव चीज़ें नहीं होंगी, सिर्फ अच्छे ही अच्छे गुण होंगे, अच्छे ही अच्छे क्वालिटी को वो अपनाएगा। ऐसा आदर्श आत्मन में होता है जिसे व्यक्ति अपने विकसित होने की इच्छा रखता है। मतलब ऐसे ही सिर्फ अच्छे ही अच्छे गुण हों जिनको व्यक्ति अपने में चाहता है कि ये गुण हम में आ जाए। वो ये भी सोचता है कि ये गुण खराब हैं और ये गुण अच्छे हैं, तो वो क्या करता है, सिर्फ अच्छे ही गुण अपने में विकसित होने की इच्छा रखता है। तो ये है फ्रेंड्स आदर्श आत्मन। और आत्म संप्रत्यय में क्या था, जैसा जैसा गुण जो भी उसने सोचा वो सारी चीज़ें थी, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो जो जो सोच रहा है कि ये गुण हम में है और ये सब सही है वो सोच रहा है। लेकिन आदर्श में क्या होता है कि सारे अच्छे गुण धनात्मक होते हैं। तो ये हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए रोजर्स के सिद्धांत की देखिए कुछ विशेषताएं देख लीजिए जल्दी से फटाफट। देखिए इसमें क्या होता है कि स्व की प्रकृति, स्व अपने स्व की प्रकृति होती है। इसमें आत्मसिद्धि को महत्व दिया। संभवन की प्रक्रिया, स्व अनुरक्षण, स्व अपने लिए मतलब रक्षा करना, आत्मवर्धन, ये सारी चीज़ें इसमें इसकी विशेषताएं हैं। देखिए अब स्व होता क्या है, जैसे स्व की प्रकृति आपने पढ़ा, इसमें क्या होता है, व्यक्ति अपने अंतरम स्वरूप को समझने लगता है। मतलब अपने अंदर क्या विशेषताएं हैं, क्या चीज़ें हैं, अपने आप को, अपने स्व को पहचानने लगता है, अपने आंतरिक चीज़ों को समझने का प्रयास करता है स्व में। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट आत्मसिद्धि क्या है अभी और क्या होता है, स्व में अपने जीवन की कठिनाइयों का भी समाधान कर लेता है। जब वो स्वयं अपने अंतरम चीज़ों को समझ लेता है तो जीवन की कठिनाइयों का समाधान भी कर लेता है। आत्मसिद्धि देखिए रोजर्स के सिद्धांत में आत्मसिद्धि अभी भी विशेषता आपने पढ़ी और मुख्य चीज़ है आत्मसिद्धि। देखिए यही क्या है कि इसे प्राप्त करने के लिए सतत ये प्रयत्नरत है फ्रेंड्स। यहाँ पे प्रयत्नरत क्या करता है, इसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जो है हमेशा सतत मतलब हमेशा क्या करता है, प्रयत्नरत रहता, प्रयास करता रहता। आत्मसिद्धि प्राप्त करना ही व्यक्ति का परम लक्ष्य है। तो क्या है कि आत्मसिद्धि प्राप्त करना ही मनुष्य का परम लक्ष्य है रोजर्स के सिद्धांत के अनुसार। और क्या है देखिए स्वानुरक्षण क्या होता है, जो अभी आपने विशेषता पढ़ी रोजर्स के सिद्धांत की, परिपूर्ण व्यक्ति में एक प्रकार की परिपक्वता पाई जाती है, यही है स्वानुरक्षण। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्या है, तो फ्रेंड्स यही है आज के लिए रोजर्स का सिद्धांत आपने पढ़ लिया विशेषताएं उसकी। और देखिए इसके बारे में थोड़ा बहुत और बता दें क्या है कि एक मिनट क्या है कि देखिए ये रोजर्स भी क्या थे, जैसे कि अमेरिका के मनोचिकित्सक, वो फ्रायड जो आपने पढ़े वो ऑस्ट्रिया के थे, लेकिन ये रोजर्स अमेरिका के मनोचिकित्सक थे। और व्यक्ति का स्व सबसे अधिक महत्वपूर्ण है इनके सिद्धांत में, और आत्मसिद्धि भी स्व का सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान है फ्रेंड्स। तो ये है रोजर्स का सिद्धांत। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा बहुत भी फ्रेंड्स समझ में आया हो रोजर्स का सिद्धांत तो आप वीडियो को कर लीजिए लाइक फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ने वाले छात्रों में इसको
जो भी आपके ग्रुप के हैं उनमें शेयर करने की भी कृपा करिए फ्रेंड्स। यकीन मानिए आपको एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से, स्पष्ट तरीके से क्लियर कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी जब से स्टार्ट हुई, तो आप जाके इससे पहले जो भी चीज़ें हो चुकी हैं यूनिट 1 की और यूनिट 3 की, वो जाके पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक।